वीडियो डीलिंग विद स्पेक्ट्रम्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में आज हम देखेंगे चैप्टर 3 के पार्ट 9 के बारे में। ये हमारा कंक्लूडिंग सॉर्ट ऑफ वीडियो होगा विद रिगार्ड टू आर चैप्टर 3 जो कि है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। हम अभी तक देख चुके हैं यूरोपियंस का इंडिया में आना और कैसे वो एक दूसरे के साथ राइवलरीज में इन्वॉल्व होंगे जस्ट टू हैव द पॉलिटिकल डोमिनेंस एंड द कमर्शियल हेजेमनी एंड मोनोपली इंडिया के ट्रेड में, इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क में, साथ ही साथ ओरिएंटल ट्रेड ऑन लार्ज पर। स्पेसिफिकली हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि कैसे कार्नेटिक वॉर्स फाइनली डिसाइड करेंगी कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कौन बनेगा इंडिया का वो इंपेरियल लॉर्ड जो एक लंबे समय तक पॉलिटिक्स के साथ साथ कॉमर्स को भी रूल करेगा और इंडिया को यूटिलाइज करेगा ऑन इट्स मैक्सिमम लेवल। आज का हमारा वीडियो उसी के साथ एक नॉच अहेड होगा और इन टुडे वी लर्न अबाउट कि ऐसी क्या चीज़ें थी, क्या बेनिफिट्स थे, क्या एडवांटेजेस, क्या अपर हैंड्स ब्रिटिशर्स के पास थे, इंग्लैंड के पास थे कि उन्होंने इतने माइटी यूरोपियंस को नॉट इजीली बट क्वाइट कन्वीनियंटली ड्राइव आउट कर दिया इंडिया की पॉलिटिक्स के सीन से। So let's learn about the Britishers and their upper hand in India. What were the causes for the English success and French failure? हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि हमने जैसे 3 कार्नेटिक वॉर्स देखे और जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी उसमें ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जीतते हैं, इंग्लिश जीतते हैं और क्या बनते हैं फेलियर के रीजंस फ्रांस के लिए। अगर हम शुरू करें कंपनी की बात करके, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी ये एक प्राइवेट इंटरप्राइज थी। अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इंटरप्राइज एंड पब्लिक या फिर स्टेट एंटरप्राइज। ओके, पब्लिक एंटरप्राइज देखते हैं क्या होता है। ये जो है प्राइवेट एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो ये लोगों की कलेक्टिवली इंडिविजुअली जो उन्होंने कंपनीज बनाई है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जियो, ये एक प्राइवेट एंटरप्राइज है जो कि एक पर्टिकुलर फैमिली रन करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेलवेज इन इंडिया, ये एक पब्लिक एंटरप्राइज है जो हमारा स्टेट ओन करता है, हमारी गवर्नमेंट ओन करती है। अगर हम ब्रिटिश इंडिया की ईआईसी की बात करें तो वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी। इसकी वजह से जो इंथुजियाज्म था और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था यहाँ पर लोगों के बीच में, उसके जो शेयर होल्डर्स थे या उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो बहुत हाई था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल उन पर बहुत ही कम था। हाँ, हम देखते हैं कि उन्हें चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट का, उन्हें पैटर्नाइजेशन मिलता है इंग्लैंड के क्राउन का, सब होगा, बट जो कंट्रोल होगा ओवरऑल वो बहुत कम होगा। इस कंपनी के पास ये बात होगी कि वो इंस्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ उन्हें डील करनी है, दे वांट टू टेक अ डिसीजन, तो उन्हें ये राइट है कि वो इंटरनली फास्ट तरीके से डिसीजन ले ले। उन्हें किसी भी हाई कमांड का, किसी भी क्राउन की हामी का, डिसीजन के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। उन्हें गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए वेट नहीं करना है। ये हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कि ब्रिटेन की थी क्योंकि वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंच कंपनी की, जो फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, देस ओरिएंटल्स थी, वो स्टेट की थी। यहाँ पे कंसर्न हर चीज़ का फैसला हमें स्टेट, हमें गवर्नमेंट से पूछना था। वो न सिर्फ कंट्रोल्ड बल्कि रेगुलेट भी की जाती थी फ्रेंच गवर्नमेंट के जरिए और सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज के एतबार से चीज़ों को यहाँ पर करना होता था, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्लो थी, बहुत ही डिले होता था। एनीथिंग जो भी इंडिया में भी होना है उसका डिसीजन उन्हें फ्रांस की गवर्नमेंट से लेना होता था। क्विक डिसीजन नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से चीज़ें हाथ से निकल जाती थी।
वेयर एज अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, सो उनके जो डिसीजन थे बहुत ही इंस्टेंट और क्विक होते थे, क्योंकि उन्हें वेट नहीं करना पड़ता था किसी के भी अप्रूवल का। और जो कि हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया में यूरोपियन की सबसे बड़ी ताकत जो रही थी वो थी उनकी नेवी, उनका जो समंदरी बेड़ा रहा है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश नेवी हर एतबार से सुपीरियर थी, बेहतर थी फ्रेंच नेवी के। ये सुपीरियोरिटी उन्हें हेल्प करती है कट ऑफ कर देने में जो वाइटल सी लिंक थे बिटवीन फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया एंड फ्रांस। फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज थी इंडिया में, जो उनके पोजेशंस थे, जो एरियाज पर उनका कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे अपने स्ट्रॉन्ग नेवी की वजह से लिंक तोड़ देते थे फ्रांस और उनकी कॉलोनीज का इंडिया के बीच में। और अगर कम्युनिकेशन लिंक ना हो या ट्रैवलिंग लिंक ना हो या फिर अगर वो सिर्फ हर्डल से भी भरा हुआ हो, ये बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करेगा ओवर देयर वर्किंग्स, और उनका जो पूरा काम काज है वो काफ़ी तरीके से उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम इंग्लिश रूल की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे या फिर जो उनकी प्रेसिडेंसीज थी, तीन जो उनकी प्रेसिडेंसी थी, नेमली कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिकॉज ये तीन अलग अलग साइड्स ऑफ इंडिया में है। जैसे कि हमें पता है ये इंडिया का टिप है और यहाँ पर ऑल इज सी, ऑल इज वाटर, राइट। उनके ईस्ट कोस्ट पे कैलकाटा, उनके वेस्ट कोस्ट पे बॉम्बे, सदर्न कोस्ट पर मद्रास। उन्होंने तीनों साइड से इंडिया को स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन पर अपने आप को तैनात कर दिया था। अब जो इंडियन ओशन था और जो अरेबियन ओशन था या बे ऑफ बंगाल की भी अगर हम बात करें तो तीनों साइड से इंग्लिश अपनी नेवी से डोमिनेट करते थे इंडियन वाटर्स को। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो उनके पास सिर्फ एक उतना सिग्निफिकेंट एरिया था और वो था पौंडीचेरी का। ये 3 वर्सेस 1 की सिचुएशन थी एंड ऑफ कोर्स उसमें भी ब्रिटिशर्स के तीनों एरिया सुपीरियर्स थे। जो फ्रांस में जो उनके सबॉर्डिनेटेड थे वो कमर्शियल इंटरेस्ट था टू टेरिटोरियल एम्बिशन विच मेड द फ्रेंच कंपनी शॉर्ट ऑन फंड्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब फ्रांस भारत में आते हैं तो ऑफकोर्स जब वो आते हैं तो उनका मकसद होता है ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी, ऑल ऑफ दैट। लेकिन स्लोली स्लोली जो उनके कमर्शियल इंटरेस्ट है वो सबऑर्डिनेट होते चले जाते हैं, वो नीचे होते चले जाते हैं और उनका बड़ा ख्वाब, बड़ा एम्बिशन बन जाता है टेरिटोरियल एक्सपांशन, यानी ज़मीन पर बढ़ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को, रीजन्स को, इलाकों को अपने कब्जे में लेना। लेकिन बिना कमर्शियल सक्सेस के, बिना पैसों के ये नहीं मुमकिन था। इसीलिए हम देखेंगे कि बहुत सी ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां पर दे आर गोइंग टू बी शॉर्ट ऑफ फंड्स, जहां पर उन्हें पैसों की कमी मिलेगी, कमी पड़ेगी। लेकिन ब्रिटिशर्स के भी ऑफ कोर्स टेरिटोरियल ख्वाब थे, इंपेरियलिस्टिक मोटिव्स थे, वो भी चाहते थे कि वो राजा बने, वो लॉर्ड बने, उनकी कॉलोनीज बढ़े। लेकिन इन सभी के बीच में उन्होंने कभी निग्लेक्ट नहीं किया अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को। द ब्रिटिश नेवर निग्लेक्टेड द कमर्शियल इंटरेस्ट। इंपेरियलिस्टिक मोटिव्स के साथ साथ हमेशा उनका इकोनॉमी, उनका ट्रेड, उनका कमर्शियल इंटरेस्ट साथ साथ चला है। यही वजह रहती है कि उनके फंड्स कभी कम नहीं होते और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमेशा बहुत ही साउंड रहती है, बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है और उनकी इकोनॉमी हमेशा ही अपर हैंड पर होती है। इसीलिए हम देखेंगे कि वो वॉर्स जो है अपने राइवल्स के खिलाफ बहुत आसानी से जीतते हैं। और ऑफ कोर्स पैसा तो उन्हें हर तरीके से हेल्प करता है, बीट उनकी नेवी बेहतर बनाने में, अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करने में या बेहतर तरीके से चीज़ों को डील करने में। उनका कॉमर्स हमेशा उनके इम्पेरियलिस्टिक मोटिव्स को सपोर्ट करेगा, जो कि फ्रांस के केस में नहीं होगा। अगर हम एक बहुत मेजर फैक्टर की बात करें कि इंग्लिश की सक्सेस आखिर इंडिया में क्यों होती है, वो हम डेफिनेटली हमें बात करनी होगी उनकी सुपीरियॉरिटी ऑफ कमांडर्स की।
जो उनके ऑफिशियल्स, गवर्नर जनरल्स, आर्मी जनरल्स, नेवी एडमिरल्स जो ब्रिटिश कैंप में, जो ब्रिटिशर्स के पास थे, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे। वी कैन नॉट फॉरगेट। और ये लिस्ट छोटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स का कोई एक गवर्नर बहुत अच्छा था। नो, दे हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ लीडर्स such as Sir Eyre Major Stringer Lawrence, Robert Clive and so many others। लेकिन अगर हम फ्रांस की बात करने जाएं तो सिर्फ एक बहुत बड़ा लीडर उस लेवल का हमें अगर मिलेगा तो वो होगा डुप्लेक्स। और हम जानते हैं कि डुप्लेक्स के साथ भी क्या होता है, उन्हें कॉल ओवर कर दिया जाता है फ्रांस में। सो दिस सुपीरियरिटी ऑफ लीडर एंड अंडरस्टैंडिंग भी जो है उन्हें बहुत आगे लेकर जाती है। वी आर गोइंग टू डील विद दिस सेक्शन व्हेन वी आर डन विद डीलिंग विद व्हाई इंग्लिश सक्सीडेड। ठीक है। इस पावर का नाम आपने बार बार सुना होगा, द डेन्स जो डैनिश के रहवासी थे, लेकिन हमने इनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं। सो ऑफ कोर्स ये भी एक यूरोपियन पावर थे जो भारत में आते हैं, लेकिन इन्होंने इतना कुछ सिग्निफिकेंटली इनका रोल नहीं रहा है। ऑल तो हम एक पासिंग रेफरेंस ज़रूर देंगे। जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये 1616 में भारत आती है एंड 1620 में उनकी पहली फैक्ट्री जो है वो ट्रैंकोबार, तंजौर के नज़दीक साउथ इंडिया में बना दी जाती है। और ये जो है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के करीब था, मतलब सदर्न इंडिया में ही था बट टुवर्ड्स द ईस्ट साइड। इनका जो प्रिंसिपल सेटलमेंट होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका एरिया होता है या सॉर्ट ऑफ हेडक्वार्टर होगा, वो होगा सेरामपुर में, जो कि कलकत्ता के करीब है। डैनिश फैक्ट्रीज जो है इतनी इम्पोर्टेंट कभी नहीं रही हैं, और हम देखते हैं कि कुछ वक्त बाद वो बड़े आराम से अपनी कंपनीज को बेच देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1845 में। डेन्स का अगर हमें देखना है कि भारत के इतिहास में क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है, सो वो इतना कॉमर्स से रिलेटेड नहीं रहेगा, उनका ट्रेड से रिलेटेड नहीं होगा, नीदर वो पॉलिटिक्स में अपना इतना कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे। डेन्स यहाँ पर भी हमें नहीं मिलेंगे। डेन्स हमें मिलेंगे तो मिशनरी एक्टिविटीज में मिलेंगे, यानी रिलीजियस प्रोपोगेशन में, क्रिश्चियनिटी के फैलाने में हमें डेन्स का रोल मिलेगा। ओके, नॉट इन कॉमर्स और इन पॉलिटिक्स। देर इज नथिंग मच मोर टू लर्न अबाउट डेन्स। हमें ये याद रखना है कि वो 16 में भारत आते हैं और 1845 में वो अपनी कंपनीज जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच देते हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन शुरू होता है एंड दैट इज क्या थी वो इंग्लिश की पावर्स अदर यूरोपियन पावर्स के खिलाफ जो उन्हें जीतने में आसानी देती हैं। अभी हमने देखा कि फ्रेंच के साथ उनमें क्या डिफरेंस था, क्यों ब्रिटिशर्स सुपीरियर्स थे फ्रांस से। लेकिन अब हम देखेंगे अदर यूरोपियन पावर्स, यानी पोर्चुगीज, डच, डेन्स, इन सब के खिलाफ ब्रिटिशर्स में ऐसा क्या खास था कि वो ही जीतते हैं और सभी को इतनी आसानी से हरा देते हैं। जितने भी यूरोपियन नेशंस आते हैं इंडिया में, हम जानते हैं कि सब ट्रेडर्स बनकर आते हैं, सब उस नए समंदरी रास्ते की डिस्कवरी के बाद आते हैं। और इन सब में हम देखेंगे कि इंग्लैंड इमर्ज करेगा एज द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेसफुल, और ये होगा बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के अंत तक हम देखते हैं, यानी जब थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद हम देखेंगे कि कैसे इंग्लैंड जो है सुप्रीम पावर बनकर उभरेगा। लेकिन व्हाट वर द मेजर फैक्टर्स फॉर दैट, एंड वो क्या अट्रीब्यूट हम कर सकते हैं इंग्लिश की पावर का जीतने का, अदर दैन यूरोपियन पावर्स जो कि थे पोर्चुगल के लोग, नेदरलैंड्स, फ्रांस या फिर डेनमार्क। सो द रीजंस आर एज फॉलोज। हम वन बाय वन डील करेंगे विद द रीजंस। सो नंबर 1 है जो स्ट्रक्चर और नेचर था उनकी कंपनी का, जो हमने अभी जस्ट नाउ डील किया। सो इनकी जो कंपनी थी वो अमालगमेशन थी सेवरल राइवल कंपनी का एट होम, यानी इंग्लैंड में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि कैसे 2 डिफरेंट इंग्लैंड की पॉलिसीज कंपनीज को जोड़कर एक नई कंपनी बनाई गई थी। तो उन्होंने जो उनका होम यानी इंग्लैंड जो उनका घर था, वहाँ के कंपटीशन को ख़त्म करके जुड़कर मिलकर एक नई कंपनी बनाई थी, अमालगमेट की थी, जोड़ी थी, और वो कंट्रोल करते थे
और ये वो करते थे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो डिसीजन लेते थे। और ये ऐसा नहीं था कि हेरिडेटरी थी कि एक इंसान के बाद उसके बेटे को मिलेगा, नहीं, ये इलेक्ट होता था। एनुअली वो लोग का इलेक्शन होता था फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड लोग चुने जाते थे। इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते थे उनका भी बहुत कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस होता था कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी और कैसे जो है वोट्स डाले जाएंगे और कैसे कुड बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू परचेज ऑफ शेयर्स, और जिसका जितना शेयर होगा कंपनी में उसकी उतनी डोमिनेंस होगी, उतनी इंपॉर्टेंस होगी। लेकिन अगर हम फ्रांस और पोर्चुगल की कंपनीज की बात करें तो हम जानते हैं कि वो लार्जली स्टेट होल्ड थी, यानी गवर्नमेंट उन्हें होल्ड करती थी। और उनका जो नेचर था बड़ा ही फ्यूडलिस्टिक था। फ्यूडलिस्टिक मतलब जमींदारी, जमींदाराना। दैट मीन्स नॉर्मली हम देखते हैं कि बाप के बाद बेटे को मिलने लगेगी, या हम देखेंगे कि जो ज़्यादा पावरफुल इंसान सोसाइटी में है या इकोनॉमिक वाइज है उसे यहाँ पर पोजीशन मिल जाएगी। यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होगा, वोट्स का इंपॉर्टेंस नहीं होगा। लेकिन इंग्लैंड का हम देखेंगे कि वो लोग एनुअली इलेक्शन कंडक्ट करेंगे सो दैट जो वर्दी होगा उसे ही पोजीशन मिलेगी। अगर हम स्पेसिफिकली फ्रेंच कंपनी की बात करेंगे तो जो उनका मोनार्क, मोनार्क मतलब होता है राजा, उनका जो रूलर था उसके पास मोर देन 60% शेयर थे। आप समझ सकते हैं अगर एक कंपनी में किंग के ही 60% से ज़्यादा शेयर है सो कौन इन्फ्लुएंस करेगा उस कंपनी को। और उस कंपनी में जो नाम के डायरेक्टर्स थे वो भी इलेक्टेड नहीं थे, नॉमिनेटेड थे, मतलब उनका नामजद किया जाता था। मतलब उन्हें उनका नाम पेश किया जाता था कि हाँ इसे डायरेक्टर बनाना चाहिए। और अगेन नॉमिनेट पब्लिक नहीं करेगी, राजा खुद करेगा। सो ये जो शेयर होल्डर्स होते थे दे वर सपोज टू कैरी आउट द डिसीजंस ऑफ द टू हाई कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। सो नॉर्मली जो शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें गवर्नमेंट के जरिए जो कमिश्नर्स अपॉइंट हुए उन्होंने जो डिसीजन लिया उसे ही कैरी फॉरवर्ड करना होता था, वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाते थे। यही वजह थी कि जो शेयर होल्डर्स रहेंगे वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एनीवेज वो जो करना चाहते हैं, मोनोपली जो है किंग की है और उसके नॉमिनेटेड किए हुए लोगों की है, तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से नहीं मिलेगा। सो इसीलिए उनका इंटरेस्ट भी कंपनी में कम होता जाएगा और उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि कंपनी में प्रॉस्पेरिटी हो रही है या नहीं, तरक्की हो रही है कि नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज स्टेट ओन्ड, राइट। और ये जो लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट था, जो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट इसमें कम होता जा रहा था, ये हम इस बात से समझ सकते हैं कि 1725 से 1765 40 साल के अरसे में कोई भी मीटिंग शेयर होल्डर्स की नहीं होती है। और ये जो कंपनी है सिर्फ स्टेट अपनी मर्जी से चलाता है। स्टेट से हमारा यहाँ मतलब है फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच मोनार्क। वेरएज अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर एनुअली इलेक्शंस होंगे और फ्रांस में 40 साल तक कोई मीटिंग ही नहीं होगी। सो हम समझ सकते हैं कि कितनी इफेक्टिवली ब्रिटिश की कंपनी चल रही है और फ्रांस की कंपनी में कैसे लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। ये था पहला रीजन। अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें तो जो हम पहले वीडियो से बात करते आ रहे हैं दैट इज जो उनकी नेवल सुपीरियोरिटी थी, जो उनका समंदर में दबदबा था, जो उनकी नेवी इतनी अच्छी थी। द रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन वॉज नॉट ओनली लार्जेस्ट, वो सबसे बड़ी भी नहीं थी बल्कि सबसे एडवांस भी थी। जितनी न्यू टेक्नोलॉजी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितने भी हाईटेक एडवांस्ड वर्किंग्स थी वो सब ब्रिटेन की नेवी में थी। अगर हम इसकी विक्ट्री की बात करें स्पेनिश आर्मडा के खिलाफ, आर्मडा इज अनदर वर्ड फॉर नेवी, तो हम अगर बात करें कि वो नेवी स्पेनिश की नेवी के खिलाफ या फिर फ्रांस की नेवी के खिलाफ कितना इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिवली जंग करती हैं, और ये जो उनकी रॉयल नेवी है वो कैसे अपने पीक पर पहुंच जाती है इन सभी यूरोपियन नेवल फोर्सेस के दरमियान। स्पेनिश आर्मडा या जो स्पेनिश नेवी है वो यूरोप में बहुत ही अच्छी मानी जाती है, लेकिन हम देखते हैं जो ब्रिटेन की नेवी है जिसका नाम है रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन,
वो एक वक्त में स्पेनिश आर्मडा और फ्रेंच नेवी दोनों को हरा देती है और अपनी सुप्रेमेसी कायम करती है सभी यूरोपियन नेवल फोर्सेस पे। और अगर हम इंडिया में बात करें तो ब्रिटिशर्स जो थे, दे वर एबल टू डिफीट पोर्चुगीज एंड द फ्रेंच। क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्पीड में चलने वाली नेवी थी। मतलब वो वक्त नहीं जाया करते थे, दे वर वेरी क्विक, और उनकी शिप्स भी जो थी बहुत फास्ट पेस्ड थी। अगर हम देखेंगे कि जो इंग्लिश है, उन्होंने अपनी चीजें सीखी इंपॉर्टेंट की पोर्चुगीज से, और सीखने के बाद वो उनके ही मास्टर्स बन जाते हैं नेवी में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल उनकी नेवी में एडवांसमेंट के ताल्लुक से रहा, वो था कि उनकी फ्लीट जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत अहेड थी सारी यूरोपियन नेवीज के मुकाबले में। सो दैट वाज द नेवल सुपीरियोरिटी जो ब्रिटिशर्स को और हेल्प करती है अदर यूरोपियंस को हराने में और आगे बढ़ने में। देन थर्ड पॉइंट आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। जो उनकी फैक्ट्रीज और जो उनकी इंडस्ट्रीज थी, वहां पे जब रेवोल्यूशन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो शुरुआत है वो दुनिया में इंग्लैंड में होती है, और ये होता है अर्ली 18वीं सदी का वक्त। और इसकी वजह से जो न्यू मशीनें बनाई जाती हैं, इन्वेंट की जाती है, इसकी वजह से चीज़ें आसान होंगी, वक्त कम लगेगा, लोग कम लगेंगे, और मैकेनिकली चीज़ें बनने लगेंगी और बेहतर से बेहतर होने लगेंगी। और ये रेवोल्यूशन, जैसा कि हमने कहा, सबसे पहले ब्रिटेन में आया, इंग्लैंड में आया। सो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकली ये दुनिया के हर नेशन से आगे होंगे। क्या ऐसी नई मशीनें थी? एक थी स्पिनिंग जेनी। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, स्पिनिंग यानी बुनना। तो जो ये स्पिनिंग जेनी थी, इसकी वजह से जो कैलिकॉस, जो रॉ मटेरियल, जो कॉटन इंडिया से लेकर जाया जाता था इंग्लैंड की कंपनी, इंग्लैंड में जाकर वहां पर स्पिनिंग जेनी की मदद से उसे बहुत आसानी से बुना जाता था। और क्योंकि ये मशीन के जरिए होता था, लोग कम लगते थे, वक्त कम लगता था, बट कम पैसे में ज्यादा चीजें, ज्यादा काम हो जाता था, बुनाई ज्यादा हो जाती थी। तो ये थी स्पिनिंग जेनी। लेकिन हम अगर बात करें स्टीम इंजन, अगर समंदरी रास्ता तय करना है और हमारा जो इंजन है अब वो स्टीम के जरिए चलेगा, भाप के जरिए चलेगा, तो वो फास्ट होगा, लोग कम लगेंगे, और हम बेहतर और एडवांस तरीके से अपनी नेवी को बढ़ा पाएंगे। पावर लूम की भी जो शुरुआत है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जरिए इंग्लैंड में होती है। इंडिया में जो लूम हुआ करता था वो हैंड लूम था। हमारे लोग हाथों से चलाया करते थे, चरखा चलता था, हम हाथों से चीजों को बुनते थे। लेकिन इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से इसकी जगह पावर लूम ने ले ली थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ये लूम चलने लगे थे। अब इंसान को अपनी ताकत नहीं लगानी होती थी, अब इलेक्ट्रिसिटी पावर के जरिए ये चलता था। उससे क्या होगा कि चीजें बहुत क्विक बनेंगी, बहुत फास्ट मैन्युफैक्चर होगा। मैन्युफैक्चर जल्दी होगा, अब ज्यादा चीजें बनाकर ज्यादा चीजें बेच पाएंगे कम पैसे पर, जिसकी वजह से आपको मुनाफा ज्यादा होगा। अब मुनाफा ज्यादा होगा तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, और अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, आपकी नेवी, आपकी आर्मी, आपकी पॉलिटिक्स, हर चीज स्ट्रांग होती जाएगी। ये सारी जो मशीनें थी बहुत ही ग्रेटली इंप्रूव क्या करती है उनका प्रोडक्शन। किस किस फील्ड में? टेक्सटाइल में, कपड़ों के मामले में, मेटलगरी में, यानी हमारी जो धातें हैं उनको बनाने, उनके शेप्स बदलने में, आयरन में, डिफरेंट चीज़ों के, ब्लैक स्मिथ, आयरन स्मिथ, इन सभी के काम को आसान करती हैं। देन स्टीम पावर, यानी हमने जो देखा स्टीम इंजन या डिफरेंट डिफरेंट मशीनें स्टीम के जरिए कैसे चलाई जाएंगी। देन उनका एग्रीकल्चर में कितना बेनिफिट होगा क्योंकि नई नई मशीनें आ गई हैं। इन सभी चीजों की वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो दूसरे यूरोपियन नेशंस में भी पहुंचेगा, नो डाउट, बट वो लेट होगा। हम देखेंगे शुरू होता है इंग्लैंड में, इंग्लैंड को ये सारी चीजें मिल जाती हैं, दूसरे यूरोपियन नेशंस में ये लेट पहुंचेगा। और यही वजह है कि इट हेल्प्ड इंग्लैंड टू मेंटेन इट्स हेजेमनी। हेजेमनी बरकरार होगी, यानी उनका जो डोमिनेंस है, उनका जो दबदबा है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि सबसे पहले ये मिला है उन्हें। वो ऑलरेडी इन सब चीजों में मास्टर बन चुके हैं, तब अदर यूरोपियंस इसे जानेंगे।
हम इंग्लैंड की मिलिट्री स्किल और उनकी डिसिप्लिन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जो ब्रिटिश सोल्जर्स होंगे वो सभी यूरोपियंस में डिसिप्लिन होंगे और बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेंड होंगे। जो ब्रिटिश कमांडर्स हम देखेंगे उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं और उनकी टैक्टिक्स और जो वेयरफेयर है, मतलब वो जो अपने प्लान्स बनाएंगे जंग के दरमियान, जो पॉलिसीज बनाएंगी और जैसे जैसे शातिराना तौर पर वो मैनिपुलेशन करेंगे, वो कोई भी यूरोपियन पावर नहीं कर पाएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि कैसे क्लाइव सेकेंड कार्नेटिक वॉर के टाइम पर आर्कोट पर हमला करने का सुझाव देता है और कैसे त्रिस्नोपल्ली में जो डाइवर्जन की पॉलिसी इस्तेमाल की जाती है और कैसे फ्रांस को अपनी डिफरेंट रेजिमेंट्स को डिफरेंट एरियाज में भेजना पड़ता है। ये सब जो टैक्टिक है, ये सब जो तरीके हैं वॉरफेयर के, वो ब्रिटिशर्स से बेहतर कोई नहीं इस्तेमाल कर पाता है यूरोपियन पावर्स में। और हम तो जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकली वो कितने एडवांस थे। सो ऑफ कोर्स इसकी वजह से उनकी मिलिट्री में भी बेहतरी होती है। और अगर हम इन सभी चीज़ों को जोड़ दें तो एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ इंग्लिश फाइटर्स जो है, जो एक कम लोग होंगे इंग्लिश फोर्सेस में, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को हरा सकते हैं। उनकी जो इतने एडवांस थी हर चीज़ विद रिगार्ड टू देयर आर्म्स एंड अम्यूनेशन से लेकर उनकी मिलिट्री और डिसिप्लिन तक, कि अगर वो नंबर्स में कम भी होते, अगर वो नंबर्स में कम भी होते तो वो बहुत आसानी से ज़्यादा फोर्सेस को हरा पाते थे। और उनके लिए बहुत ही फेवर में जो एक काम करता है वो रहता है उनका स्टेबल गवर्नमेंट। कहाँ पर हम बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट इन इंग्लैंड में। इंग्लैंड का जो क्राउन है वो बहुत ही स्टेबल होगा, यानी वहाँ पर जैसे हम ऑस्ट्रिया में देखेंगे कि बार बार वहाँ की गद्दी के लिए लड़ाई होगी, लेकिन हम इंग्लैंड में देखेंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी आसानी से स्टेबली चलेगी। सिर्फ एक एक्सेप्शन हमें देखने मिलेगा ग्लोरियस रेवोल्यूशन में 1688 में, जहाँ पर हम देखते हैं कि चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होंगी पॉलिटिकली इंग्लैंड में। लेकिन इसके अलावा कभी भी हमें ऐसा वक्त नहीं देखना पड़ेगा जब वहाँ की गवर्नमेंट में बहुत एनार्की हो। नहीं, ब्रिटिश जो है विटनेस करते हैं बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट, और उनके जो मोनार्क्स होंगे, जो उनके राजा होंगे, रानियां होंगी, वो बहुत ही एफिशिएंट होंगी, यानी वो बहुत अच्छे तरीके से अपने कामकाज को चलाएंगी। लेकिन अगर हम अदर यूरोपियन नेशंस की बात करें, फॉर एग्जांपल फ्रांस, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके जो रेवोल्यूशंस होंगे, इनके यहाँ जो पॉलिटिकली चार्ज्ड वर्क्स होंगे वो बहुत ही वायलेंट होंगे। उसमें हम देखते हैं नेपोलियनिक वॉर, जिसमें जब 1815 में वाटरलू में जब नेपोलियन की हार हो जाएगी, सो कैसे फ्रांस की पॉलिटिक्स वीक हो जाएगी और फ्रांस की पोजीशन जो है इंटरनेशनली डाउन होती जाएगी। और जब ये डाउन होंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश आगे बढ़ते चले जाएंगे। इटालियंस जो है यूनाइटेड हो जाएंगे एज अ नेशन 1861 में। लेकिन जो डच और स्पेन है ये कैसे इन्वॉल्व होंगे एक 80 साल जंग में। एक जंग होगी यूरोप में जो अराउंड 80 इयर्स तक ऑन एंड ऑफ चलती होगी, और इसमें इन्वॉल्व होंगे डच एंड स्पेन। सो आप समझ सकते हैं कि उनकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर पूरी वेस्ट हो जाएगी। और हम देखेंगे कि 17वीं सेंचुरी के आते आते पोर्चुगीज का जो इंपेरियलिज्म है, उनकी जो ताकत है वो बहुत ही वीक हो जाती है। अगर हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1800 आते आते वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, यानी उनका दिवालिया हो जाता है। और रेवोल्यूशन ऑफ 1830 तक तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, और अल्टीमेटली वो अपनी सारी पोजेशन जो है ब्रिटेन को बेचकर एशिया छोड़कर चले जाते हैं। जैसे हमने देखा डेन्स के साथ कैसे वो अपना सब कुछ, अपनी कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच देते हैं। सिमिलरली हम देखेंगे डच भी जो है अपने सारे पोजेशंस जो है ब्रिटेन को बेचकर एशिया, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया को छोड़कर ही चले जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ब्रिटिश के फेवर में काम करेगा वो होगी उनकी लेसर जील फॉर रिलीजन। मतलब उनका रिलीजन को लेकर वो बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं थे। ब्रिटेन वॉज लेस जीलस, मतलब उनका ऐसा नहीं था कि हमें रिलीजन को प्रोपोगेट करना है, ये हमारा मेन रीजन है। नो, हाँ, दे वर इंटरेस्टेड कि उन्हें क्रिश्चियनिटी को फैलाना है, उनकी भी मिशनरीज थी जो इसके लिए काम करती थी।
लेकिन उसका कंपैरिजन हम स्पेन, पोर्चुगल, डच या फिर डेन लोगों के साथ नहीं कर सकते। इन्होंने रिलीजन को फैलाने में, और जैसे कि हम जानते हैं पोर्चुगल का कितना एंटोगनिस्टिक बिहेवियर रहा इस्लाम के खिलाफ या फिर अरब ट्रेडर्स के खिलाफ इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं होगा विद रिगार्ड टू ब्रिटेन। हाँ, उनका क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में इंटरेस्ट होगा, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी दैट एक्साइटेड एंड पैशनेट। और यही होगा कि उनका जो रूल होगा उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे जो कॉलोनीज होंगी, क्योंकि उन्हें नहीं लगेगा कि हमारे रिलीजन पर कोई अटैक हो रहा है। उन्हें नहीं लगेगा कि हमारे रिलीजन पर कोई अटैक हो रहा है, इसलिए उनकी कॉलोनियल पावर को स्टैब्लिश होने में आसानी होगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें ब्रिटिशर्स के फेवर में काम करते हुए दिखती है वो है यूज ऑफ डेट मार्केट। क्या है ये यूज ऑफ डेट मार्केट? डेट क्या होता है? एक तरीके का लोन, कर्जा। सो ये बहुत ही मेजर इनोवेटिव रीज़न था जो ब्रिटेन ने अपनाया अराउंड 18th सेंचुरी में, और वो 19वीं सदी तक चलता है उनका ये तरीका। इसमें क्या करते हैं वो कि जब सभी यूरोपियन नेशन हार जाते हैं, उनके फॉल हो जाती है, सो ये यूज़ करते हैं डेट मार्केट्स फंड्स जमा करने के लिए। ओके, पैसे जमा करने के लिए, वॉर के लिए। अब ये फंड कौन देगा? ऑफ कोर्स ये पब्लिक देगी, नॉर्मल लोग देंगे। सो वो क्या करेंगे? वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक बनाएंगे। ओके, इंग्लैंड एक बैंक बनाएगा जिसका नाम होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इसमें वो क्या करेंगे? इसमें वो कहेंगे कि हमारे इंग्लैंड की गवर्नमेंट पर जो लोन है, जो कर्ज है, वो मनी मार्केट यानी जो लोग जिनके पास पैसा है, जो मार्केट है, वो खरीद ले। यानी हमारा लोन लोग दे, हमारी अवाम दे, हमारी मासेस दे, और इसके रिटर्न में हम क्या करेंगे? इसके रिटर्न में हमारे जो राइवल्स हैं, जो कि थे उस वक्त फ्रांस और स्पेन, हम उन्हें बुरी तरीके से हराएंगे। यानी उन्होंने यहाँ पर नेशनलिज्म के एक जज्बे को यूज किया और कहा आप चाहते हैं कि आपके दुश्मनों का हार हो, फ्रांस और स्पेन बुरी तरीके से हार जाए, सो प्लीज हमारा जो लोन है, हमारा जो कर्ज है इंग्लैंड की गवर्नमेंट पर, आप उसे भर दीजिए। So you know it enabled, Britain was thus enabled to spend much more on its military। और हम देखते हैं कि उन्हें इतने फंड्स मिल जाएंगे कि उनकी मिलिट्री पर वो अच्छे खासे पैसे डालेंगे कंपेयर टू उनके राइवल्स के। ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा राइवल था फ्रांस, वो तो मैच ही नहीं कर पाएगा एक्सपेंडिचर को। जितना खर्च इंग्लिश करेंगे वो फ्रांस नहीं कंपेयर कर पाएगा। और हम देखते हैं कि 1694 से 1812 तक जो पहले मोनार्क्स थे, फर्स्ट अंडर द मोनार्क्स देन अंडर द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स, पहले राजा लोगों के जरिए, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आएंगी उनके जरिए, हम देखते हैं जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर भी विल सी कि फ्रांस जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। और जो वो तरीके इस्तेमाल करेगा पैसे जमा करने के, फंड्स जमा करने के, वो बहुत ही आउटडेटेड होंगे और बिल्कुल वर्कआउट नहीं करेंगे, और फ्रांस डूबता चला जाएगा इकोनॉमिक डिप्रेशन में और वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। सो दीज ऑल वर द रीजंस जो इंग्लैंड को ऊपर बढ़ने में मदद करते हैं। और ये कितने वराइड है, इसमें इकोनॉमिक रीजंस है, मिलिट्री रीजंस है, कमर्शियल रीजंस है, और यही सब फेवर में काम करते हैं ब्रिटेन के। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स।